हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस जेआईबी ऑन द गो सीरीज। सो दोस्तों, जेआईबी ऑन द गो सीरीज के थ्रू हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब भाई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया जा रहा है और साथ ही साथ उस टॉपिक से जो रेलेवेंट एमसीक्यू एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं उन एमसीक्यूज को भी हम लोग जो है इन्हीं सेशंस के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सो आप लोग इस पर्टिकुलर सीरीज को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लंच ब्रेक या फिर अपने कम्यूट टाइम के अंदर। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। अब देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में। अब ये वो टॉपिक है जहां से हम लोगों को लास्ट साइकिल के अंदर भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। जैसे जून 2024 के अंदर ही इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के ऊपर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिला भी। तो जो भी टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, उन टॉपिक से कहीं ना कहीं हम लोगों को लास्ट साइकिल के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए जरूर मिले हैं अभी। तो आप लोगों ने इस सीरीज के साथ कंसिस्टेंटली जुड़े रहना है, सो दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे। आफ्टर दैट अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, बट इन्वेस्टमेंट को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सेविंग्स क्या होती है। अब देखिए, जो भी आप लोगों की टोटल इनकम है, जैसे मान लेते हैं कि एक इंडिविजुअल है अमित, ठीक है, अमित की जो इनकम है, मान लेते हैं ही इज़ अ सैलरीड इंडिविजुअल। अब उसकी इनकम जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज़ पर एनम है। 6 लाख रुपीज़ पर एनम हम लोगों को जो है वो अमित की इनकम देखने के लिए मिल रही है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई उसकी जो इनकम है उसमें से उसके कुछ एक्सपेंडिचर भी हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर होने का मतलब क्या है कि उसके कुछ खर्चे भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। उसको हर महीने जो है रेंट देना है, ठीक है। इसके अलावा उसको जो है वो हर महीने बिजली का बिल देना है, घर के लिए राशन लेकर के आना है। अलॉन्ग विद दिस उसको जो है वो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है। तो ये सभी क्या है, उसके खर्चे हो जाएंगे भी। तो उसकी जो इनकम है, मान लेते हैं 6 लाख रुपए है एनुअली, और हम लोग जो है वो मान लेते हैं कि भाई लगभग 3 लाख रुपए जो है वो उसका एक्सपेंडिचर है। तो 3 लाख रुपया जो है उसके पास क्या बच गया, जो 6 लाख जो टोटल इनकम थी उसमें से जब हम लोगों ने खर्चे निकाल दिए, तो जो अमाउंट बच गया 3 लाख रुपए, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सेविंग बोल देंगे गाइस। यही सेविंग होती है अभी, ठीक है। अब जब हम लोग इस सेविंग का इमीडिएट पोजेशन कर देते हैं, मतलब व्हेन वी गिव अप द इमीडिएट पोजेशन ऑफ द सेविंग विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग अ लार्ज सम इन द फ्यूचर, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। अब ये जो 3 लाख रुपए अमित के पास बच रहे हैं, इन 3 लाख रुपए का जो ये इसके ऊपर 3 लाख रुपए के ऊपर ओनरशिप किसकी है, अभी अमित की है। बट अभी के लिए वो फॉर अ टेम्परेरी फेज इस 3 लाख रुपए के ऊपर जो उसकी ओनरशिप है उसको गिव अप कर देता है, मतलब इमीडिएट पोजीशन को जो है वो गिव अप कर देता है इस 3 लाख रुपए के, और इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि भाई आज मैं ये 3 लाख रुपए जो है वो अगर मैं इसका पोजीशन गिव अप करता हूं तो आने वाले 3 साल बाद यही 3 लाख रुपए मुझे बढ़ करके जो है वो 4.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। सो विद एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग अ लार्ज सम इन द फ्यूचर, जब हम लोग अपने सेविंग का जो पोजीशन है उसका इमीडिएट गिव अप कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं गाइज। अब कौन इन्वेस्ट कर पाता है अभी, तो देखिए इंडिविजुअल एंटिटीज जिनके पास सरप्लस वेल्थ होता है वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब जैसे मान लो कि अमित की इनकम है 6 लाख रुपए, अब इसका एक्सपेंडिचर अगर हो गया 5 लाख रुपए, तो उसके पास बचा कितना, 1 लाख रुपए बच गया। अब उस 1 लाख रुपए को उसको जो है वो इन्वेस्ट करना है या फिर सेव करना है, वो उसकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई मेरे सारे खर्चे जो थे वो मैंने इंक्लूड कर लिए, अब मेरे पास ये जो सरप्लस फंड है, देन ही कैन इन्वेस्ट ओनली गाइस, ठीक है। तो सरप्लस वेल्थ को ही हमेशा इन्वेस्ट किया जाता है। अब कौन इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज जो कि हमारी बिजनेस एंटिटीज रहती हैं उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, बैंक्स भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी समझा इस बारे में कि भी देखिए बैंक्स जो है वो एसएलआर की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट की जाती है मार्केट के अंदर, एनजीओज के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और इवन गवर्नमेंट के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट की जाती है। कैसे, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि गवर्नमेंट के द्वारा बॉन्ड्स वगैरह जब इशू किए जाते हैं, तो वो एक हिसाब से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जब बॉन्ड इशू किया जाता है तो बॉन्ड इशू करने का पर्पज क्या है, सो दैट गवर्नमेंट जो है वो
फंड रेज कर पाए फॉर डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली, हम लोग ये देखते हैं अभी। सो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इन्वेस्ट देयर सरप्लस मनी, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें, ये हम लोगों ने अभी तक समझा कि भाई सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है और कौन इन्वेस्ट कर सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब देखिए हम लोगों को क्या कुछ एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो हो जाता है रिटर्न। अब जब भी आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में आता है वो क्या होता है कि भाई रिटर्न कितनी मिलने वाली है इस इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। अब ये रिटर्न होती क्या है? सो इट इज़ द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द एसेट। एक एसेट के थ्रू जो इनकम जनरेट हो पाती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? रिटर्न बोल देते हैं। अब ये किस फॉर्म में हो सकती है? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। आप लोग अपने सरप्लस फंड को फिक्स डिपॉजिट के अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे आप लोगों को एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फैच हो रहा है। सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को फैच हो रहा है दैट इज द रिटर्न ऑन दैट एफडीबी या फिर दैट इन्वेस्टमेंट मैं बोलूंगा। आफ्टर दैट रेंट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिटर्न। एक बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग को बनाने में आप लोगों का कुछ खर्चा हुआ, खर्चा किया आप लोगों ने, इन्वेस्ट किया वहां पे पैसा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने उस बिल्डिंग को जो था वो रेंट के ऊपर चढ़ा दिया, वहां से जो रेंट आ रहा है दैट इज अ फॉर्म ऑफ रिटर्न टू योर इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली डिविडेंड की फॉर्म में भी हम लोगों को जो है वो रिटर्न देखने के लिए मिलता है। या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि आप लोगों ने घर खरीदा था 6 लाख रुपए में, मान लेते हैं 6 लाख रुपए में आप लोगों ने ज़मीन खरीदी थी, उस ज़मीन की वैल्यू आज 6 लाख रुपए है। आज आप लोगों ने वो ज़मीन 6 लाख रुपए में खरीदी तो आज से 3 साल बाद उसकी वैल्यू जो है बढ़ करके कितनी हो जाती है? 10 लाख रुपए हो जाती है। तो दिस इज कैपिटल एप्रिसिएशन। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिटर्न भाई। सो ये हम लोगों ने पहले एलिमेंट के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट एलिमेंट इज रिस्क। अब रिस्क क्या होता है? रिस्क इज द वेरिएबिलिटी इन द रिटर्न विच इज जनरेटेड फ्रॉम द एसेट। अब मान लो कि आप लोगों को जो है वो रेंट आ रहा था, रेंट की फॉर्म में जो था वो इनकम आ रही थी, ठीक है। इनकम जो आ रही थी दैट इज रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू दैट इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। अब 3 महीने के लिए आप लोगों को रेंट नहीं आया या फिर 3 महीने के लिए आपका जो मकान है वो रेंट पे नहीं चढ़ा, तो जिस वजह से देयर इज वेरिएबिलिटी। सो इस वेरिएबिलिटी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिस्क बोल दे रहे हैं। अब ये होता क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ कैपिटल। जब हम लोगों को इनकम रिसीव नहीं होती है या फिर कैपिटल में लॉस देखने के लिए मिलता है, एप्रिशिएशन की बजाय डेप्रिशिएट होती हुई देखने के लिए मिलती है हम लोगों को वैल्यू, तो उस वजह से रिस्क जो है वो अराइज हो जाता है। अब हम लोगों को ये पता है कि भाई हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ये मार्केट की एक बहुत ही कॉमन सी फिलॉसफी है कि भाई जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही बड़ा रिटर्न भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा भी। लोअर द रिस्क स्टेबल द रिटर्न, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट इज टाइम होराइजन। अब टाइम होराइजन का मतलब क्या है कि कितने लंबे टाइम तक एक इंडिविजुअल के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको होल्ड किया जाता है। जैसे मान लो एक इंडिविजुअल ने जो था वो शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो कितने टाइम तक वो शेयर्स को जो है वो होल्ड करके रख रहे हैं, ठीक है। उसको उसी पीरियड को हम लोग क्या बोल देंगे? टाइम होराइजन बोल देंगे। सो इट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट इज सेफ्टी। सेफ्टी क्या है? सेफ्टी इज रिसीविंग द ओरिजिनल प्रिंसिपल ऑन द मैच्योरिटी विद नो लॉस इन वैल्यू। कि भाई अगर आप लोगों ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे तो 10,000 रुपये मान लेते हैं आप लोगों ने 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रखे थे। अब 5 साल के बाद ये 10,000 रुपये एटलीस्ट आप लोगों को ये 10,000 रुपये रिसीव हो जाएं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेफ्टी बोल दे रहे हैं। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि भाई जब एक इंडिविजुअल को, इन्वेस्टर को फाइनेंशियल नीड अराइज होती है तो जो उसने फंड अपना इन्वेस्ट किया हुआ है इन फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, उस फंड को जो है वो विड्रॉ कर पाए, ठीक है, विदाउट इनकरिंग मच ट्रांजेक्शन कॉस्ट, लेस एनर्जी एंड टाइम भाई, ठीक है। कम एनर्जी उसकी लगे, कम टाइम लगे और कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसको बियर करनी पड़े अपने इस फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए, जो भी वो पैसा जो है वो निकालना चाहता है अपने इन्वेस्टेड अमाउंट में से भी। सो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लिक्विडिटी बोल रहे हैं। सो दीज आर दी 5 एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो हम लोग ऑब्जेक्टिव कैसे, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के, वो सबसे पहला जो बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम लोग मिनिमाइज कर पाएं रिस्क को और रिटर्न को जो है मैक्सिमाइज कर पाएं, कि हम लोगों को मिनिमम रिस्क बियर करना पड़े और मैक्सिमम रिटर्न जो है वो हम लोग फैच कर पाएं भी अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू। एडिशनल ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि भाई हमारी जो इन्वेस्टमेंट है दैट शुड बी सेफ। सेफ होने का मतलब क्या है कि एटलीस्ट हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट को इंश्योर कर पाएं एट द मैच्योरिटी। लिक्विडिटी मतलब जब भी जरूरत पड़े हम लोग अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को जो है वो निकाल पाएं फॉर फुलफिलिंग आवर फाइनेंशियल नीड्स। नेक्स्ट इज हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अब ये हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है गाइस? देखिए
हम लोग जानते हैं कि जो आज आप लोग 100 रुपीज़ में जितनी कमोडिटीज़ परचेज कर पा रहे हैं, आज से 10 साल बाद उस कमोडिटी को हो सकता है आप लोग परचेज ना कर पाएं बिकॉज ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी भी। तो अब हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन एक स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप लोग कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं सो दैट अगर कल को प्राइस राइज भी होता है कमोडिटी का तो आप लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो हैम्पर ना हो, तो इसको बोलते हैं हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी। आफ्टर दैट ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इन्वेस्टमेंट का कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव होना है, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन इन्वेस्टर्स रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट मतलब कि कितना रिस्क एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है वो ले सकता है। अब मान लो कोई एक ओल्ड एज कस्टमर है, तो ऑब्वियसली उसका जो रिस्क एपेटाइट है वो कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि उसके पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है अब। और अगर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है हु इज इन वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है, यंग एडल्ट इंडिविजुअल है जो कि अभी जॉब कर रहा है, सैलरीड इंडिविजुअल है, तो उसके पास अभी जो है वो एक हैवी रिस्क एपेटाइट हम लोगों को उसका देखने के लिए मिलेगा अभी। मतलब वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है क्योंकि उसके पास अभी एम्पल सोर्सेज ऑफ इनकम होने के चांसेस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं गाइस। सो ऑब्जेक्टिव जो है वो रिस्क एपेटाइट पे भी डिपेंड करेगा इन्वेस्टर के। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। सो देखिए प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट होती क्या है। सो देखिए इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट विद द एम टू मीट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट गोल फॉर द बेनिफिट ऑफ क्लाइंट हुज मनी दे हैव बीन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग। तो जो भी ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक सरप्लस वेल्थ पड़ी हुई है, उस सरप्लस वेल्थ को मैनेज करने का काम कौन करता है? इन्वेस्टमेंट मैनेजर करता है। अब इस इन्वेस्टमेंट मैनेजर का काम क्या रहता है कि भाई जो इंडिविजुअल क्लाइंट है उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को मीट करते हुए उसकी जो पैसा है, जो उसका सरप्लस वेल्थ है, उसको ओवरसी करना, उसकी टेक केयर करना कि किस तरह से इसको जो है मुझे इन्वेस्ट करना है सो दैट इसके अंदर कंपाउंडिंग इफेक्ट के थ्रू मुझे जो है वो मैक्सिमम रिटर्न मिल पाए बाय बियरिंग द मिनिमम रिस्क भी। सो दिस इज प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। अब क्लाइंट कौन रहते हैं यहाँ पे? जो प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है या फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, यहाँ पे क्लाइंट कौन रहते हैं? सो पेंशन फंड, रिटायरमेंट प्लान्स, ठीक है, गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज। सो दीज आर द इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स भी। सो इंस्टीट्यूशनल जो है वो हमारे टारगेटेड कस्टमर्स रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। अब ये जो क्लाइंट्स हैं, जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, पेंशन फंड है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनको क्या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के थ्रू। तो पहली है एसेट एलोकेट करना, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना, इन्होंने किस कंपनी के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है उसकी सिलेक्शन करना, उन्होंने कहीं पहले इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उसको मॉनिटर करना कि भाई वहां से क्या रिटर्न आ रही है, कितना रिस्क वहां पे देखने के लिए मिल रहा है, पोर्टफोलियो के लिए स्ट्रेटेजी बनाना और उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना। सो दीज आर दी सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड टू द clients with respect to the investment management. Next is what kind of securities are managed. So देखिए अलग अलग तरह की different kind of securities and financial assets को जो है वो मैनेज किया जाता है by the investment manager including bonds, equities, commodities, real estate, precious metal and artwork. अब देखिए ये जो precious metal और artwork है, these are the example of alternative assets जो हम लोगों ने पढ़े थे अपने wealth management के अंदर गाइस, ठीक है। अब देखिए दीज आर दी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज जो कि मैनेज की जाती हैं बाय द इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस को लेकर के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट किसको हम लोग बोल देंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर। सो देखिए इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या हो जाएगा कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर, इट इंक्लूड्स कि भाई एक कंपनी के जो टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट जैसे मशीनरी हो गई, दैट विल बी अ टेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट जैसे आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। सो दीज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर वेल मेंटेन्ड, अकाउंटेड फॉर एंड वेल यूटिलाइज्ड बाय द इन्वेस्टमेंट मैनेजर भी। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर अब ऑब्वियस सी बात है, कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर जो कॉर्पोरेट कंपनी है, जो एंटिटी है, जो कंपनी है, जो बिजनेस एंटिटी है, उसके जो भी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनको मेंटेन करना, उनको अच्छे से यूटिलाइज करना और उनके लिए अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंश्योर करना, यही हमारे जो है वो टास्क रहता है ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो क्या कोई फी भी देखने के लिए मिलती है? ऑब्वियसली यहाँ पे फी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है विच में रेंज फ्रॉम 0.35% टू 2% एनुअली भी, ठीक है। ऑन अ स्लाइडिंग स्केल अगर हम लोग बात करें तो जितने ज़्यादा एक क्लाइंट के एसेट्स रहते हैं उतना ही ज़्यादा वो नेगोशिएट कर पाता है कि भाई मैं जो है कम फी पे करूँगा। जितने ज़्यादा उसके एसेट्स रहेंगे, जितने ज़्यादा एसेट्स एक इंडिविजुअल के पास रहेंगे, उतना ही ज़्यादा उसकी नेगोशिएटिंग पावर रहती है फॉर नेगोशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट फी विच रेंजेस बिटवीन 0.35 टू 2% भी।
आफ्टर दैट अब अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को समराइज करें तो देखिए इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है क्या है, इट रेफर्स टू हैंडलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल एसेट्स के अलावा अदर इन्वेस्टमेंट्स को भी जो है वो हैंडल किया जाता है बाय द प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल कौन हो जाएंगे यहाँ पे, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर बोल रहे हैं। किसके लिए, फॉर द क्लाइंट्स हु मे बी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंडिविजुअल जिनके पास एक हाई नेटवर्थ इनकम पड़ी हुई है, हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स जो हैं। इंस्टीट्यूशनल जैसे इंश्योरेंस कंपनी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फॉर अ प्री डिटरमाइंड फी। पहले ही एक फी जो डिटरमाइन कर ली जाएगी कि भाई आपके इतने एसेट्स हैं, इनको अगर हम लोगों को मैनेज करना है तो इतनी फी जो है वो हम लोग चार्ज करेंगे भी। सो दिस इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू विद रेफरेंस टू द प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। योर स्टेटमेंट्स आर प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट aims to achieve specific investment goals on the behalf of clients. Investment managers oversee and manage the funds entrusted to them by the clients. Investment management is limited only to trading shares in the stock market. The responsibility of investment manager includes making decisions for the benefit of client whose money they are managing. So which of the above statements are correct here? Your options are 1, 2 and 4 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 B. So what should be the right answer? The right answer here will be ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1, 2 एंड 4 ओनली। अब थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है इट इज लिमिटेड ओनली टू ट्रेडिंग शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। नहीं भी, अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज और वेरियस काइंड ऑफ एसेट्स को जो है वो हम लोग देख पाते कि मैनेज किया जाता है बाय द इन्वेस्टमेंट मैनेजर गाइस। सो थर्ड स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन और ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है हमारा भी। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। योर स्टेटमेंट्स आर रिटर्न रेफर्स टू इनकम जनरेटेड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट एसेट। Return can arise from interest, rent or dividends. Capital appreciation refers to increase in the value of an investment over the time. Return in investment arises only from the capital appreciation, not from periodic income. So which of the above statements are correct? Options are 1, 2 and 3 only, 1 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 B. So what should be the right answer? The right answer will be option number A, that is 1, 2 and 3 only. फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है, रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट अराइजेज ओनली फ्रॉम कैपिटल एप्रिसिएशन। नहीं भाई, कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू ही सिर्फ हम लोगों को रिटर्न देखने के लिए नहीं मिलती इन्वेस्टमेंट में। इट मे अकर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर रेंट विच इज रिसीव्ड, विच इज अ पीरियोडिक इनकम। अब रेंट हर महीने आना है ना आप लोगों को, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में बात कर ली। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग जीआईबी एग्जाम की रिगार्डिंग गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग जो है एडुटेप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा। यहां जाते ही आप लोगों को जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे भी, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में, जिसके अंदर जीआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि लगभग 15 से 20 मिनट की हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। और अभी के लिए अगर आप लोग एनरोल करते हैं इस मास्टर कोर्स के अंदर खुद को, तो आप लोगों को ये जो अपनी स्क्रीन के ऊपर लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 दिख रहा है, इसका भी एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है अभी। इसके अलावा रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स अलॉन्ग विद दिस, आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस कर पाएं सही से, इसके लिए सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर योर जीआईबी एग्जामिनेशन भी। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स में एनरोल करना है खुद को, तो जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहीं पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे भी, जिनके अंदर आप लोग एनरोल कर सकते हैं अपने आप को और एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के अंदर अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं भी। बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो इसके लिए लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ आप लोग कंटेंट को सही से प्रैक्टिस कर पाएं, इसके लिए आप लोगों को सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को परस्यू करना चाहते हैं भी। अब अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ इवेल्युएशन करनी है, तो इसके लिए आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को मई 2023 से नवंबर 2025 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी सॉल्व्ड और विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी। इसके अलावा आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी इस टेस्ट सीरीज के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट आप लोग एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर प्रिपरेशन कर पाए भी। सो आप लोग इनमें से किसी भी कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर JIB एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।